हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली हम एक वीडियोस डालेंगे एंड इनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास होगी एंड बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए होम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, विजिबल है। सो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इस तरह की काफ़ी फाइल्स मैंने पहले भी अपलोड की है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि बार बार अगेन या उन्हीं क्वेश्चन को लाना सही बात नहीं है। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करेंगे। ओके, तो जो चीज़ें पहले से प्रेजेंट है उसके अलावा जो चीज़ें बच रही है उनको हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको बेनिफिट भी हो, न्यू कंटेंट आपको मिले। ओके, सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन वो है प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन है आपके पास, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है ही मोडिफाइज हिज बिहेवियर। हिज यानी किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है बिहेवियर एंटिसिपेटिंग हिज फ्यूचर कैरियर, यानी आप जो है अपने बिहेवियर को चेंज करोगे फॉर योर ओन कैरियर। ओके, जो फ्यूचर में आप करोगे। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ होती है, वो होते हैं आपके जीन्स। नेक्स्ट हमारे पास हु स्टडीज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस ट्रेड्स। जो आपके पास स्टैटिस्टिकल ट्रेड्स होते हैं, ओके, स्टैटिस्टिकल ट्रेड्स आपके पास होते हैं, उनको जो ट्रांसमिशन है उसको किसने स्टडी किया था आपके पास? उसको स्टडी किया था आपके पास गैल्टन ने। नेक्स्ट आपके पास बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका मीनिंग आपके पास होता है नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो वो आपके पास किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने आपके पास दी थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है आपके पास? मेंडल को। थ्योरी ऑफ या जो थ्योरी आपके पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो आपके पास किसने दी थी? या फिटनेस आपके पास कह देते हैं समटाइम, फिटेस्ट, वो आपके पास दी थी डार्विन ने। ओके, इन द फर्टिलाइज ओवम हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर? तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर्स जो है वो आपके पास, यानी 23 इंटू 2 इज इक्वल टू आपके पास 46 जो है आपके पास यहाँ पे टोटल बनेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारे पास आती है हु प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड। वाई? आपके पास कोई भी बच्चा है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें वाइटल रोल कौन निभाता है आपके पास? वो है हमारे पास आपके दोनों करेक्टर हो गए, आपकी हेरिडिटी हो गई, आपके एनवायरनमेंट हो गया। क्लियर? यानी आपकी जो भी डेवलपमेंट होगी आपकी पर्सनैलिटी में, उसमें दो ट्रेड्स हमारे पास मेन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेरिडिटी, जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा, एंड नेक्स्ट आपके पास होता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है आपके जो भी सोशल हो गया वहीं से आपके पास आएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है जो कि आपके पास वुडवर्थ ने दी थी। तो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट्स भी आती है और पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसने दी थी। तो फर्स्ट है आपके पास एनवायरनमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर। जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के सभी फैक्टर्स को कवर करता है दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ। यानी जब भी कोई बच्चा या कोई इंडिविजुअल जब वो छोटा है, यानी अपनी लाइफ को शुरू कर रहा है, तो वहाँ से जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है उसकी शुरू होती है। तो जितने भी उसके बाहर का एनवायरमेंटल फैक्टर है वो उसको कवर करता है, यानी कोई ना कोई इफेक्ट उसके ऊपर डालेगा। ओके, तो वो वुडवर्थ ने आपके पास दी थी। इसके बाद यहाँ पे कोहलबर्ग, तो कोहलबर्ग ने आपके पास मॉरल डेवलपमेंट दी थी। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको उनकी 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स को समझाया था। एक स्टोरी दी थी आपको, हैंड डेलिमा करके एक स्टोरी थी। ओके, हैंज डेलिमा जिस पर्सन का नाम था। ओके, तो उसकी मॉरलिटी के ऊपर स्टोरीज थी जो कि मैंने आपको सुनाई थी काफ़ी अच्छे से। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, वाइगोस्काई अप्रोच इज सेंटर्ड टू द स्कूल ऑफ कोग्निटिव थ्योरीज नोन एज, तो उनकी जो थी वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर थी। ओके, एक्टिव लर्निंग इज, जो एक्टिव लर्निंग होती है वो ऑलवेज आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड होती है। द रोल ऑफ टीचर इन एक्टिव लर्निंग इज, द रोल ऑफ जो टीचर्स होते हैं उनका एक्टिव लर्निंग में रोल होता है एज ए फैसिलिटेटर। ओके, एक स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि आपके पास रस्क ने दी थी। उन्होंने कहा था फिलॉसफी फॉर्मुलेट, जो फिलॉसफी वो आपके पास बनाती है, व्हाट इट कंसीव
to be the end of life and education offer suggestion how this end is to be achieved. ओके, स्टेटमेंट है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास द मोनोआर्किक थ्योरी या मोनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो उसको फॉरवर्ड किया था बाई जॉनसन एंड स्टर्न है आपके पास। ओलिगार्किक थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आपके पास थॉमसन ने दी थी। एंड एनार्किक थ्योरी ऑफ एबिलिटी आपके पास दी थी ER थॉरनडाइक ने। टू फैक्टर थ्योरी आपके पास दी थी स्पीयरमैन ने, जिसे आपके पास अब 3 डायमेंशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको इलेक्ट्रिक थ्योरी भी आपके पास कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर कही थी G एंड S। G जो है रिप्रेजेंट करता है जनरल इंटेलिजेंस, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। S आपके पास रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ओके, इसके बाद हमारे पास होता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसमें आपके पास 7 ग्रुप को उन्होंने डिस्क्राइब किया था और थर्स्टन ने आपके पास दी थी, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने 7 फैक्टर्स आपके पास दिए थे या 7 ग्रुप्स बांटे थे। बर्वल, जिसमें आपकी जो एबिलिटी है फॉर कम्युनिकेशन, हाउ टू यूज़ वर्ड, किस तरह से आप लोगों के साथ बात करते हैं, यानी किस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं आप एज ए कम्युनिकेशन या इन द कम्युनिकेशन। ओके, इसके बाद है स्पेटियल फैक्टर। स्पेटियल फैक्टर को एस के साथ रिप्रेजेंट किया। यह आपके पास होता है द एबिलिटी मैनिपुलेट एन ऑब्जेक्ट इमेजिनेबिलिटी इन स्पेस। न्यूमेरिकल में आपकी कैलकुलेशन, किस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। वर्ड फ्लुएंसी, जो आपकी एक्सप्रेशन हो गया, थिंकिंग हो गई, और आप क्या एक्यूरेट टाइम के ऊपर एक्यूरेट वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपको अभी कुछ और बोलना है लेकिन उस टाइम आपको वर्ड नहीं मिल रहे हैं। ओके, मेमोराइजिंग फैक्टर, जिसे एम के साथ इसमें आपकी मेमोरी यानी आपकी कितनी यादाश्त है। क्विकली, कितनी जल्दी आप उसको याद कर ले, जैसे कोई चीज़ आपसे पूछी गई, कितनी जल्दी आप उसको याद कर रहे हो। एंड एक्यूरेटली, यानी कितनी आप एकदम एक्यूरेटली याद कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ बीच में मिसिंग है आपके पास। इसके बाद 6th फैक्टर था आपके पास प्रिसेप्चुअल फैक्टर। प्रिसेप्चुअल फैक्टर आपके पास रिप्रेजेंट करता है प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। ओके, इसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग आपके पास रिलेशनशिप है आपके, कि आप किस तरीके से एक दूसरे चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आती है SOI थ्योरी, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, इंटेलेक्ट यानी ये दी थी आपके पास JP गलफोर्ट ने। इन्होंने कहा था कि जो भी इंटेलिजेंस होती है या आपका जो भी इंटेलेक्चुअल है वो 3 डायमेंशनल है आपके पास। ओके, तो कुछ स्टेजेस हैं आपके पास। कोग्निशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, मेमोरी हो गई, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई, डाइवर्स थिंकिंग हो गई, आपके पास इवेल्युएशन। कोग्निशन आपके मानसिक विकास से रिलेटेड है, मेमोरी आपकी जो याद करने की क्षमता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपके पास, यानी जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने सही आंसर बता दिया, उसे कहते हैं राइट आंसर। ओके, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, जैसा पूछा गया जैसे बुक में था आपने उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। डाइवर्स थिंकिंग होती है जस्ट लाइक क्रिएटिविटी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको सिर्फ उसका आइडिया था, आपने अपने वर्ड्स में उसको इलेबोरेट करके आंसर दिया, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। एंड इवेल्युएशन, असेसमेंट होती है आपके पास कि जो भी आपने चीज़ें की है वो आपको कितनी आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। IQ लेवल यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपके पास। या आपके पास रेशियो होती है मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज। मेंटल एज होती है आपकी जो कि आपके टेस्ट के थ्रू निकलती है। ओके, मेंटल एज यानी जैसे आपका कोई टेस्ट लिया गया और टेस्ट में आपका जो भी स्कोर आएगा वो आपकी मेंटल एज को रिप्रेजेंट करेगा। क्रॉनिकल एज आपके पास होती है आपकी रियल एज, जो कि आपकी रियल एज है। ओके, टर्म IQ जो है आपके पास फर्स्ट टाइम किसने दिया था, जो आपके पास IQ टर्म है फर्स्ट टाइम आपके पास दिया था ये 1912 में विलियम स्टर्न ने। ओके, जो विलियम स्टर्न थे आपके पास, उन्होंने आपके पास दिया था। ये स्टर्न जो थे उन्होंने आपके पास, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आपके पास 1912 में इसको दिया था। 1912 में जो है इन्होंने आपके पास इसको दिया था। एंड द मेंटल एज बाज यूज बाई, एंड जो इसके बाद 1916 में जो मेंटल एज वर्ड है वो बिन्नेट ने वहाँ डाला था। हम यही पढ़ते हैं ना, अल्फ्रेड बिन्नेट हो गया, विलियम स्टर्न हो गया, बिन्नेट हो गया, इनके द्वारा। तो फर्स्टली स्टर्न ने आपके पास ये टर्म दी थी 1912 में। देन 1916 में इसमें मेंटल एज जो वर्ड है वो बिन्नेट ने आपके पास ऐड किया था।
देन आईक्यू का फार्मूला भी एग्जाम में आ जाता है। आईक्यू आपके पास होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब आपके पास क्लासिफिकेशंस हैं कि कहाँ से कहाँ तक आईक्यू, तो कौन से वर्ड रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका आईक्यू 140 से प्लस है तो आपको जीनियस कहते हैं, जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया आपके पास, न्यूटन हो गए। 130 एंड 139 के बीच में तो काफ़ी सुपीरियर आपके पास होता है। 120 से 129 के बीच में है तो आपके पास इसको सिर्फ सुपीरियर कहेंगे। 10 टू 19 के बीच में है तो इसको अबव एवरेज कहते हैं। नॉर्मल आपके पास होता है 90 टू 109 के बीच में। देन अगर इससे कम हो गया 80 टू 89 के बीच में तो इसको बिलो एवरेज आपके पास कहेंगे। अगर 70 टू 79 हो गया तो इसको आपके पास ब्रॉडर लाइन और डल कह सकते हैं आप। एंड 50 टू 69 के बीच में इसको मोरोन और वेल माइंडेड हम कहेंगे। देन 25 टू 49 के बीच में इम डिसाइल आप कहोगे। एंड 0 टू 24 के बीच में इसको आप, जैसे कोई मेंटली रिटायर्ड होते हैं, देन वो आपके पास टर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेन फील्ड ऑफ हिज रैशनलाइबिलिटी या रैशनलिटी। ओके, तो आपके पास ये होती है एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। इसके बाद एक डेफिनेशन है आपके पास जो कि आपके पास वेशलर ने दी थी। आपके पास है इंटेलिजेंस, जो एक ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है of man to think rationality, act purposefully and deal efficiently with the environment। ओके, लास्ट है आपके पास थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हॉबर्ट गार्ड ने दी थी। इन्होंने पहले 7 स्टेजेस दी थी, देन इन्होंने एक एडिशनल स्टेज को उसमें ऐड किया था। देन आपके पास ये 8 स्टेजेस जो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, टोटल 8 स्टेजेस जो है आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? सो यहाँ पे आज का जो हमारा थ्योरी सेक्शन है या जो हमारे क्वेश्चन सेक्शन है वो कवर होता है। कल हम आपके साथ और क्वेश्चंस लाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी मटेरियल ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।